नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूपी का चुनाव हो और आपराधिक छवि वाले माननीयों को प्राथमिकता न दी जाए, ये तो बेईमानी सा लगता है। शायद इसलिए आपराधिक छवि के नेताओं को लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंजात्मक लहजे में ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी आपराधिक छवि वाले लोगों को अंधाधुंध टिकट दे रही है और इस क्रम में वह शतक से एक कदम ही दूर है। अखिलेश लिखते हैं, बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक ही कमी है। अखिलेश ने लिखा कि अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट भाजपा दे चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को चुनावों में टिकट देने को लेकर बीजेपी भी लगातार सपा पर हमलावर है, जिसको लेकर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर कड़ा प्रहार भी किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफियावाद को समाजवादी पार्टी बढ़ावा दे रही है। साथ ही सीएम योगी ने कैराना, बुलंदशहर समेत कई क्षेत्रों के नाम भी गिनाए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सभी दल प्रदेश को अपराध मुक्त करने का दंभ भरते हैं, लेकिन बात जब टिकट बंटवारे की आती है तो प्राथमिकता भी उन्हीं आपराधिक छवि वाले लोगों को दी जाती है। हालांकि सियासी दलों को भले ही अपने दाग अच्छे लगते हों, पर उन दागों को जनता कितना अपनाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। असली अपराधी तो दूसरे हैं, इन अपराधियों को ठीक किया जाना चाहिए, तो उनको बुरा लगता है। उन अपराधियों को ये लोग टिकट देते हैं। सहारनपुर में एक सिख विरोधी दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी के मुखिया उस दंगाई को गले से मिलते हैं। बुलंदशहर के अंदर भी ऐसे उन्होंने किया, स्याना के अंदर ऐसे ही किया। मुरादाबाद के उनके प्रत्याशियों की सूची तो देखिए, उनमें से एक व्यक्ति वो भी है जो कहता था कि तालिबान का अफगानिस्तान में ना बहुत अच्छा है। तालिबान का मतलब आधी आबादी का विरोधी, मानवता का विरोधी, बेशर्मी के साथ उसका समर्थन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी बना। बात सब एक दूसरे के बारे में कहते हैं कि अपराधियों को टिकट नहीं देना चाहिए, लेकिन दामन किसी का भी देखो दागदार निकलता है। और जब चुनाव आयोग की सख्ती पर सी फॉर्म भरना पड़ता है और सी फॉर्मेट जारी करना पड़ता है, तो कलई एकदम खुल के रह जाती है हर एक राजनीतिक दल की। और फिर जो सबसे आगे हैं वो सबसे आगे रहते हैं और जो उनके पीछे हैं वो भी आगे रहते हैं, और ये आगे पीछे का खेल बिल्कुल जनता के सामने साफ हो जाता है आईने की तरह कि हर एक दल अपराधियों को अपने दामन में छुपाए बैठा है और फिर भी खुद पर इस कदर इतरा रहा है कि हम अपराधियों से दूर हैं। ये भोली सी आवाम, ये मासूम सी आवाम जानती तो है, लेकिन महज चुनाव के इर्द गिर्द ही ये सब सरगर्मियां रहती हैं। उसके बाद उन्हीं अपराधियों के कोठियों और दरबारों में यह गरीब रियाया हजूर बजाते हुए खड़ी होती है और सामंतवाद का एक कठोर चेहरा लोकतंत्र के दशकों बाद भी भारतीय राजनीति में बार बार दिखाई देता है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 4 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कुंवर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, आशीष चतुर्वेदी, प्रवक्ता बीजेपी, राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार,
राजनीतिक विश्लेषक, आप चौरों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अयोध्या के सैयदवाड़ा का एक गुमनाम शायर शौक बहराइची एक शेर लिखते हैं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को जब एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो ये महज कहने भर के लिए है कि हमारे दामन में दाग नहीं है, हमारा दामन साफ है। लेकिन जिसके भी दामन को देखो, अपराधी बेशुमार निकल रहे हैं और टिकट पा रहे हैं, और सी फॉर्मेट के जरिए पता चल रहा है कि किस दल के पास कितने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इतनी साफ गोई के बाद? इस मामले में राजनीतिक दल कहीं से भी कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। परसेप्शन बिल्डिंग के लिए तमाम देखिए आरोप प्रत्यारोप की पूरी, एक तरह से हम लोग देखें तो पूरी सिलसिला चल रही है। यहाँ पे बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पे हमला कर रही है कि उसने वो नावेद हसन, तमाम जो कुछ उदाहरण है कैराना की, और कुछ प्रत्याशियों को लेके वो लगातार वो हमला कर रही है। और आपने अभी देखा ही कि अखिलेश यादव जी ने किस तरह से हमला बीजेपी के ऊपर किया है। लेकिन वही बात है कि अपने दाग अच्छे हैं, दूसरों के ऊपर अंगुली उठाइए। मैं तो आपको यह चीज कह रहा हूँ कि चूंकि काफी गंभीर मामला आपने उठाया है, पिछले अगर आप सोचिए कि अगर 5-6 साल को ही ले लेंगे, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कठोर कठोर फैसले दिए हैं, और केंद्र सरकार को लगातार निर्देश भी दिया है उन्होंने कि आप कम से कम आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को आप उनको विधानमंडलों में रोकने के लिए, संसद में रोकने के लिए कोई कठोर कानून लाइए। लेकिन उन कानूनों को लाने के लिए ना तो सत्तारूढ़ पार्टी कभी जो है कि वो तो खैर प्रयत्नशील कभी नहीं दिखी, और विपक्ष ने कभी, चंद्रशेखर जी, उसके लिए कोई विपक्ष भी कोई दबाव बनाता हुआ नजर नहीं आया। तो ना तो विपक्ष कभी ये मांग करती है, ना सत्तारूढ़ पार्टी जिसके पास प्रचंड बहुमत है, वो 17 राज्यों में जो है कि उनके मुख्यमंत्री है, खुद दावे से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बोलते हैं, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में भी प्रचंड बहुमत के साथ है। अगर वो एक कानून भी ला दे तो काफी हद तक इस समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण ही आज चंद्रशेखर जी ये तमाम आंकड़े हम लोगों के सामने में मौजूद है। आपको ध्यान में होगा कि इन दलों के ऊपर पिछले चुनाव में इनको जुर्माना भी लगाया गया था कि ये अपराधी जो पृष्ठभूमि वाले लोग हैं उनको एक तरह से सार्वजनिक करने से बच रहे थे, इस तरह से सूचनाएं दी जानी चाहिए थी, तो वो उस तरह से सूचना नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं यहाँ पे। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार सबके पास हो लेते हैं। दीपक पांडे जी, शुरुआत आज आपसे ही हुई है तो आपसे ही कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 99 पे पहुंच गई है भाजपा और शतक पूरा होने वाला है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अपराधियों को टिकट दिया जाता है उसमें अनुशंसा पार्टी ही करती है, और उस अनुशंसा में लिखा जाता है कि व्यक्ति स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय है और बहुत आवाम को ज़रूरत है, तमाम तरह के उसके लिए वाक्य लिखे जाते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि बदलाव के इस दौर में वैसा का वैसा ही रहा जाए, और दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले एक उंगली अगर दूसरे के ऊपर जा रही है तो 4 उंगलियां खुद के ऊपर भी आ रही हैं? दीपक पांडे जी। बिल्कुल, आपको त्रिशूल जी बता दें, आपने अभी योगी जी की बाइट सुनवाई है तो उसमें योगी जी ने कहा है, कैराना का नाम लिया है, तो आपको बता दें जो कैराना में नाम आया है वो योगी जी के शासन काल में ही उस व्यक्ति के ऊपर आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं। वो पहले से जी आप देख सकते हैं उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं। हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं। और रही बात, अभी आपने देखा और सुना होगा, राहुल जी ने कहा कि केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार से मुझे याद आया, केंद्र सरकार के जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके ऊपर खुद ही मुकदमा लगा हुआ, उनके ऊपर 302 का मर्डर का मुकदमा, जो 2 साल से न्याय के लिए न्याय उसकी हो चुकी, लेकिन उसको लंबित पड़ा हुआ, उसको वो दी नहीं जा रही है, जो बोलते हैं जजमेंट, वो बाहर नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं, जब खुद जो केंद्र में बैठा हुआ है वो लोग ऐसी नियत रखते हैं, तो उन लोगों को कहने में क्या बुराई है कि ये लोग जो है सत्ता में बैठ करके भी इस टाइप के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो आपराधिक छवि से हैं। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ बड़े मंच पे जाके कह रहे हैं कि धनंजय सिंह के ऊपर मुकदमा लगा था, उन्होंने बेल ले ली। अरे भाई साहब, आपके सामने लखनऊ में आपके सीएम आवास से 5 किलोमीटर दूर पे ताबड़तोड़ गोलियां चलती है, एक ब्लॉक प्रमुख की हत्या हो जाती है, और उसके हत्या के आरोप में एक व्यक्ति जिसके ऊपर
4 बार गैंगस्टर एक्ट लग चुका है, आप उस व्यक्ति का बचाव करते हो क्योंकि वो आपके सजाती है, और आप एक इंटरव्यू में कहते हो मुझे घमंड है, मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय जात का हूं। अरे योगी और साधु की कब से जाति होने लगी? सत्ता पाने के लिए आप तो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हो, महापुरुषों को तो बदनाम कर रहे हो, आप जो कलंकित कर रहे हो, एक साधु समाज को भी कलंकित कर रहे हो। आप अपने आप को योगी साहब कहते हो और अपने आप को क्षत्रिय बताते हो, तो ये दोनों चीज नहीं चलेगा ना। आप कुर्सी पाने के लिए कभी योगी बन जाओगे, फिर कुर्सी पाने के लिए कभी क्षत्रिय बन जाओगे। तो ये जो दोहरापन, ये लोग दो मुंहे सांप हैं। ये जनता को कभी छत्री बन के डस लेंगे तो कभी योगी बन के डस लेंगे। तो जनता अब समझ चुकी है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इनको कहराना याद आ रहा है। मुझे लगता है कि बहस चलती रहे लेकिन शब्दों का इस्तेमाल, भाषाई मर्यादा बनी रहे। मेरा बड़ा आग्रह है आपसे, सभी से आग्रह है मेरा आपसे। शब्दों आप बताइए, एक भी इसमें अशब्द हुआ हो तो बोलिए। आप देखिए, फिर वो आप दो मुंहा सांप बोल रहे हैं, वो भी कुछ बोलेंगे, बिल्कुल बोल रहे हैं, वो भी चार रोटी तो वो भी खाते होंगे, थोड़ा दम उनके अंदर भी होगा। तो मैं नहीं चाहता कि भाषाई मर्यादा यहाँ तार तार हो। मैं ये चाहता हूं कि दर्शकों तक हम जो संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से पहुंचे। बिल्कुल स्पष्ट रूप मेरा से बड़ा आपसे आग्रह है इस बात का। अगर बिल्कुल आग्रह है तो मैं आपकी बातों को सविनय स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन आपको बताते हैं कि ये लोग दो मुहे लोग हैं। ये कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि ये एक बार कहेंगे कि मैं योगी हूँ और एक बार कहेंगे कि मैं क्षत्रिय हूँ। फिर ये अपने आप को हनुमान जी की जात भी बताएंगे कि वो हनुमान जी कौन सी जात के थे, फिर अपनी भी जाति बताएंगे। तो ये लोग, इनकी बातों को क्या कहा जाए, ये लोग खुद ही अपने आप में कंफ्यूज्ड आदमी है और दो लोगों को भी कंफ्यूज करते रहते हैं। इनको सत्ता में आना है। आपने सुना होगा त्रिशूल जी की एक कालनेमी नाम का राक्षस था, जो रावण के समय में जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने जा रहे हैं तो वो पर्वत पे बैठ करके राम 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 करने लगता है और हनुमान जी को गुमराह करना चाहता है। क्यों गुमराह करना चाहता है? कि वो चाहता है कि रावण की सत्ता बना रहे, रावण की पराजय न हो, रावण जो है विजयी हो जाए। तो वो कालनेमी एक साधु का वेश, योगी का वेश धारण कर लेता है। उसके बाद वही कालनेमी फिर कंस के रूप में पैदा होता है मथुरा में। वो मथुरा में पैदा होता है, वो भी सत्ता के लिए क्या करता है, अपने भांजे को मारना शुरू कर देता है। तो क्या होता है, हमारे जो वेद पुराणों में लिखा गया है कि जो हमेशा जो ये भगवा पहने रहते हैं वो कभी साधु नहीं होते, भगवा के भेष में कालनेमी भी होते हैं, चाहे वो द्वापर हो या त्रेता हो या कलयुग हो। तो हमें इन लोगों, कालनेमी टाइप के जो लोग हैं, इनसे हमें बचना पड़ेगा। हमारी जनता को हमें बचाना पड़ेगा। तो हम लोगों ये एक्सपोज करना पड़ेगा कि ये कालनेमी रूप में लोग बैठे हैं, इनको सत्ता से प्रेम है, इनको भगवान से प्रेम है। जो एक लाइन का श्लोक नहीं पढ़ पाते, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदारूपम, उन लोगों को आप कहते हो योगी हैं। उनको, जिनको ये नहीं पता भगवान की कोई जात नहीं होती, भगवान की जात बताने लगते हैं। और सुनिए, और वो अपने आप को भी जाति बताने लगते हैं, वो कैसे योगी है भाई? ठीक है दीपक जी, अब एक बार सबके पास जरा आशीष चतुर्वेदी जी, देखिए पूरा एकदम आपके ऊपर सारे बाण चला दिए समाजवादी पार्टी ने। अब आपका जवाब एक तो हम चाहेंगे, और दूसरी बात मेरा भी एक सवाल है कि आप इतने तीर दूसरों के ऊपर चलाते हैं, लेकिन अपराधी आपके पार्टी से भी उम्मीदवार अब 99 हो गए हैं। जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं, आप भी देखेंगे तो 50-60 होंगे, कितने भी हों। लेकिन अगर अपराध कहीं ना कहीं गले लगाया जा रहा है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का अच्छा चेहरा तो नहीं होगा कम से कम। देखिए चंद्रशेखर जी, 2-3 बातें अभी आई है। मैं वन बाय वन सबका जवाब दूंगा। बिल्कुल। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सरकारें होती है जो 5 साल बाद जनता के पास गई हैं। ये एक ऐसी पहली सरकार है जो जनता के पास इस बात को लेकर नहीं जाती कि लॉ एंड ऑर्डर में हमने बहुत अप्रत्याशित रूप से सुधार किया है। आप देखिए, आप ध्यान कीजिए, कौन सी सरकार है जो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जनता के पास जाती है कि हमने माफिया राज, दंगाइयों का राज हमने समाप्त किया है। उत्तर प्रदेश में जो भी दंगाई थे, माफिया थे, उनकी जो उचित जगह थी उनको वहां पे स्थान दिला दिया है। पांडे जी, थोड़ी शांति रखिए, आप इतनी जल्दी उंगली मत उठाइए, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। अगर आप डिबेट में बैठते हैं तो सुनने का धैर्य भी रखिए आप, ठीक है?
बिल्कुल मैंने बोला नहीं है, मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि त्रिशूल देखिए चंद्रशेखर जी को चुप कराइए, नहीं मैं नहीं, आपसे बिल्कुल डिबेट नहीं बिल्कुल करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने क्रम में बोलिएगा पांडे जी, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। बिल्कुल मैं बोलूंगा त्रिशूल जी, बस मैं आपको इंडिकेट कर रहा था। ठीक है ठीक है। आशीष जी। देखिए देखिए, हम जनता के पास जा रहे हैं कि जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें हमने अपराधियों से, माफिया से पूरे प्रदेश को मुक्ति दिलाई है। हम जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं कि हमने घरों में बिजली पहुंचाई है, घरों में जल से पानी पहुंचाया है, हमने सड़कें बनाई है, हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। और जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कौन काल ने भी राक्षस है, कौन नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे कि अखिलेश जी ने आज एक ट्वीट किया है। चंद्रशेखर जी, आपको आश्चर्य होगा, ये अभी तक अपने पूरे कैंडिडेट इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं और ये दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक इनके 150 हो चुके हैं, तो हमको ना बताएं कि हमारी सेंचुरी हुई है या नहीं हुई है। इनके एक एक कैंडिडेटों के ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनका एक एक कैंडिडेट जो है वो अर्धशतक लगा रहा है मुकदमों की संख्या में। और आप देखिए कि उनका जो व्यक्तित्व और चरित्र रहा है, सब पे क्रिमिनल केसेस हैं, किसी पे कोई पॉलिटिकल केस नहीं है कि भाई किसने रास्ता रोका हो, कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो। ये सब वो लोग हैं जिन पे मर्डर से लेके, अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर, रेप से लेके, अगवा से लेकर के अपहरण के, इस तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और पूरी लिस्ट है। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो कार्य किया है, सभी राजनीतिक दलों को उसका सम्मान करना चाहिए ताकि जनता को वास्तविक स्थिति पता लगे। आप देखिए, मैं अभी चेक कर रहा था समाजवादी पार्टी की लिस्ट को, तो आप देखिए कि इनके जो कैंडिडेट है कैराना से नाहिद हसन, उनपे बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। अब तो सर इकरा अब्दुल्ला आजम के देख लीजिए, अब्दुल्ला आजम उनकी बहन को मिल गया दर्ज हैं, उनकी बहन को मिल गया है टिकट। आशीष जी, इनको यही नहीं पता। आप देखिए नसीर अहमद खान को देख लीजिए आप, इनको चमराव से टिकट मिला है। रफीक अंसारी को मेरठ से टिकट मिला है। और मैं ये भी बताऊं उसके बाद आप धौलाना से असलम अली को देखिए। आशीष जी, बदायूं से रईस अहमद को देखिए। आशीष जी सुनिए, उनके पिताजी इनकी पूरी सेंचुरी पूरी कर चुके हैं, ये 150 पे पहुंच रहे हैं। मैं किसी नाहिद हसन का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन देखिए उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनकी माँ, उनकी बहन सब सांसद रह चुके। बहन नहीं रह चुकी है, बाकी घर में सब सांसद रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बता सकते हैं। चंद्रशेखर जी, हमने वो दृश्य भी देखे हैं जब जेल में लड़ करके, जेल में रह करके मुख्तार अंसारी चुनाव जीता है, लेकिन ये डर समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन अब भी जीतेंगे कई लोग। ये पहली बार होगा इस तरह के अपराधी इस बार वाले चुनाव में। 2017 तक ये क्रम चलता रहता था कि आप जेल में बैठे रहे, आप बाहुबली हो, क्योंकि जनता डरती थी। ये 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता के मन में इन अपराधियों का डर समाप्त हुआ है। अब आजम खान हार जाएंगे तो मानेंगे कि डर हुआ है। निश्चित रूप से सारा डर, निश्चित रूप से आप परिणाम, जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे, आप देखिए कि पूरी जनता में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर में सुधार किया है, आप इस आधार पर हमको वोट दीजिए। आशीष जी, हम ये भी देख रहे हैं कि धनंजय सिंह को आप कैसे गले लगाए हुए हैं, ये भी हम देख रहे हैं। कुंवर सिंह जी, आप न किसी के आने से खुशी है, न किसी के जाने का गम है। आप तो बैरागी हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी हो वो सब भला है और आप तो अच्छे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर अच्छे में से भी लोग आपकी कश्ती में से छूट के जा रहे हैं। फिर भी अपराधियों के मसले पर आपका भी स्टैंड क्लियर होना चाहिए। नहीं देखिए, आप जहां तक आप कैंडिडेट छूटने वाली बात कर रहे हैं कि हमको छोड़ करके गए। आशीष जी आ रहा हूं जी। त्रिशूल साहब, देखिए, देश में लोकतंत्र को बचाए रखना है तो सभी दलों को अपराधियों से दूर रहना पड़ेगा। और ये आपने ही कह दिया है कि एक अंगुल अगर हम किसी के ऊपर उठा रहे हैं तो 4 अंगुलियां हमारी तरफ आए। सर्वोच्च न्यायालय ने जब कह दिया तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अपराधियों को टिकट नहीं देना चाहिए। यदि विषम परिस्थिति होती है तो उन अपराधों की भी विवेचना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारें द्वेषवश
मुकदमे लगाती है और उस पे दोषी नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थितियों को भी जांचा परखा जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में तो एक बात स्पष्ट है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके ऊपर आधा सैकड़ों से मामले ज्यादा लगे हुए, उप मुख्यमंत्रियों के ऊपर मामले लगे हुए, और देश के प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही कहा था कि हम अपराधी को टिकट नहीं देंगे। लेकिन आज देश के कैबिनेट में 42 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या, बलात्कार, आगजनी जैसी घटनाओं के प्रकरण दर्ज हैं। तो 99 नए अपराधियों को देकर बाबा गोरखपुर चले, ये जो कहना है ये बिल्कुल गलत है। और साधुओं के बेस में जो सियासत कर रहे हैं वो भी जनता देख रही। ठीक है राहुल जी, ये राजनीतिक आदर्शवाद कैसा लगता है आपको? इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतना मतलब गुड़ खाएंगे और गुलगुलों से परहेज करेंगे और अपना दामन बिल्कुल साफ बताएंगे, लेकिन दूसरा का पूरा दामन मैला है, कुचैला है, दागदार है, फटा हुआ है। यही राजनीति के दोहरा मापदंड का एक चरमोत्कर्ष की स्थिति है। इसको मैं दोहरे मापदंड का चरमोत्कर्ष की स्थिति कहता हूँ। क्या आप अपने लिए मापदंड अलग से रखते हैं, दूसरों के लिए मापदंड बिल्कुल एक अलग किस्म का मापदंड रखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे बीजेपी जिस तरह से तमाम जो है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेके एक वो लगातार जो है कि वो दावे कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, तमाम तरह की चीजें हो गई, तो फिर तो सवाल तो कई सारे उठेंगे ना लगातार। देखिए, अब यहाँ पे कुछ घटना विशेष मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ पे आप कैसी स्थिति में हम लोग पहुंच गए। स्थिति ये रही, आप देखिए कासगंज के घटनाक्रम को देखिए, वहां के एसएसपी जो तर्क दे रहे थे कि भाई 2.5 फुट के नलके से कोई आत्महत्या कर लेता है, कौन मानेगा इस तर्क को? चंद्रशेखर त्रिशूल जी बताइए आप ही। हम लोग, मैं अभी अधिकारियों की बात कर रहा हूँ। अभी तो देखिए आप हमें हाथरस के घटनाक्रम का आप देखिए, अरे सर, उसमें जिन भी पत्रकारों ने, देखिए जिन भी वरिष्ठ पत्रकारों ने अगर उसमें चर्चा की चंद्रशेखर त्रिशूल जी की पीड़िता के साथ रेप या गैंगरेप शब्द का प्रयोग हुआ, सबके ऊपर एफआईआर दर्ज कराए गए। आज सीबीआई के चार्जशीट में मूलतः वही चार्ज जो है कि वो प्रमाणित हुआ है। आपको अगर घटना याद होगा मनीष गुप्ता के प्रकरण का, देखिए एक तो हत्या तो हुई पुलिस वालों के द्वारा, वो तो चलिए हुई, लेकिन जिले के जो कप्तान थे, एसएसपी महोदय और डीएम महोदय का जो वीडियो वायरल हुआ, वो पीड़िता के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि आप कहां न्याय की लड़ाई में आप फंसने जा रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि ये है मापदंड। देखिए, मैं अभी वो अजय मिश्र टेनी और तमाम दूसरे तरह के मामलों का मैं बात भी नहीं कर रहा, जो दूसरे नए तरीके के जो मामले हम लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आप बात करते हैं, देखिए लोग कहेंगे दंगे नहीं हो रहे हैं। भाई आप एनसीआरबी के आंकड़े खोल के देख लीजिए, 2017, 18, 19 के हजारों की संख्या में दंगों के मामले दर्ज है वो। तो देखिए दावे बड़े बड़े हैं, दूसरे के ऊपर आप उछाल रहे हैं, दूसरों की भी स्थिति वही है। देखिए पिछला जो चंद्रशेखर जी, मेरी चिंता ये है कि पिछला विधानसभा जिसमें कि 143 आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग पहुंचे थे और उसमें से 114 भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन जो नया विधानसभा बनने जा रहा है और जिस तरह से तमाम पार्टियां आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट दे रही है, हमें पूरा ऐसा लग रहा है कि जो नया विधानसभा बनेगा वो पिछले विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये स्थिति नजर आ रही है इसमें। देखिए दीपक पांडे जी, मैं कहीं आज एक खबर देख रहा था कि उन्नाव में एक माँ अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे कूद पड़ी, उनकी बिटिया गायब है 2 महीने से, और कोई रामोल सिंह करके कुछ हैं, कोई वहाँ पे नेता सपा के, उनके ऊपर आरोप है कि 2 महीने से कहीं उन्होंने बंधक बना रखा है। तो इस तरह की विकट परिस्थितियाँ आती हैं तो इनको कैसे परिभाषित किया जाए? इनके लिए शब्द किसी के पास भी नहीं होंगे, शायद आपके पास भी नहीं होंगे। बिल्कुल त्रिशूल जी, ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। लेकिन ये बताइए, जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दे रहे हैं, इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, बताइए अभी तो 2 महीने से उस नेता को, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अभी लोग समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं है या नहीं है, उसकी जांच पड़ताल करेंगे जब आपने बताया है। तो अभी तो 2 महीने से लोग कर क्या रहे थे, वहां का डीएम क्या कर रहा था, वहां का एसएसपी क्या कर रहा था, जब ये आप तक खबर आई है तो बताइए वहां के जो प्रशासन या जो लखनऊ में बैठा हुआ है, जो स्पेशल टास्क बनी हुई है, वो लोग कर क्या रही थी? जो एंटी रोमियो स्क्वाड बना था वो लोग कर क्या रहे थे? क्या वो लोग बस खाली विपक्षी नेताओं और बस जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनको प्रताड़ित करने के लिए बना गया? उस बिटिया के घर क्यों नहीं पहुंची? उस माँ की फरियाद क्यों नहीं सुनी है स्पेशल टास्क? बस खाली इसलिए नहीं सुनी जा रही है
कि क्योंकि ये किसी नेता से जुड़ा हुआ मामला है, किसी को बस खाली आपराधिक पृष्ठभूमि या फिर किसी को बदनाम करने के लिए कि उसको बस इस केस को ऐसे बनाए रखो, कोई न्याय मत दो, और चुनाव है इसको इसी में भुनाया जाएगा। तो देखिए बताऊं, अगर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, उससे ज्यादा आरोप इनके ऊपर है कि आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, आपने पिछले 2 महीनों में ऐसा क्या किया है कि उस आदमी को क्यों नहीं गिरफ्तार करते, और आप किस मुंह से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बताइए। हम ऐसा क्या कर सकते हैं? हमारी पार्टी का नेता है, तुम्हारी पार्टी का नेता है, किसी की भी पार्टी का नेता है, उसको घसीट के ले आओ, जेल में डालो। अगर कोई उसके खिलाफ आता है तो फिर आप उसके ऊपर आवाज उठाइए। जैसे इन लोगों के ऊपर अगर हम आरोप लगाते हैं कि ये लोग कठुआ में गैंगरेप जो किए थे आरोपियों के खिलाफ इन्होंने तिरंगा मार्च निकाला, तो इन्होंने निकाला था इसलिए हम लोग इनके ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन हम लोग, अगर आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसके खिलाफ या उसके साथ हम लोग अगर जा रहे हैं तो हमें दोषी बने। आपकी सरकार है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप हाथों पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं। अरे अपना मुंह पे काली पोत लीजिए। अगर किसी के ऊपर आरोप लगाना सरकार में बैठ करके, अगर सरकार नहीं होती तो आरोप लगा सकते थे। बिल्कुल। आशीष जी देखिए, दोहरा मापदंड सब जगह है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन अलवर में एक लड़की के संग अत्याचार हुआ और आज तक रिपोर्ट उसकी नहीं आई है, और पुलिस ये कहने से बच रही है कि ये रेप है। तो क्या लगता नहीं है कि बड़ा विभत्स चेहरा राजनीति का ये दिखाई देता है वर्तमान में? देखिए चंद्रशेखर जी, आपने अच्छा जिक्र किया अभी कांग्रेस के नारे का कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का। देखिए चंद्रशेखर जी, अभी उत्तर प्रदेश के साथ में उत्तराखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, पंजाब में भी चुनाव हो रहे हैं, गोवा में भी हो रहे हैं, मणिपुर में भी हो रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश एक मात्र ऐसा स्टेट है जहां पे कांग्रेस के लिए शायद खाता खोलना भी मुश्किल होगा, जिस तरह ये समाचार आ रहे हैं। नहीं, खाता वाता तो खोल लेंगे सर, समाचार गलत हैं। खाता वाता नहीं, जो भी ये देखेंगे कहाँ तक खाता कितना खुलता है। डबल डिजिट तो निश्चित रूप से नहीं आएंगे ये, ठीक है ना। 403 में अगर आप डबल डिजिट नहीं आ रहे हैं, जहां पे आपने बहुत वर्षों तक राज किया है, तो निश्चित रूप से एक पार्टी के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। खैर, हमें कांग्रेस की दुर्दशा के बारे में आज चर्चा नहीं करनी है, लेकिन आप दोहरे मापदंड की बात कर रहे थे। आप देखिए, उत्तराखंड में आप महिलाओं को 40% टिकट नहीं दे रहे हैं, आप पंजाब में नहीं दे रहे हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पे आपके टिकट के दावेदारों की संख्या नगण्य है, जहां एक एक करके पिछले कई दिनों से हर बड़ा नेता आपकी पार्टी को छोड़ चुका है। तो मुझे लगता है ऐसे जब मापदंड आप बनाते हैं तो न तो जनता उसको गंभीरता से लेती है और न अन्य राजनीतिक दल उसको गंभीरता से लेते हैं। अन्यथा अगर आप देखिए कि कोई पार्टी ऐसा स्टैंड ले तो जो दूसरी पार्टियां हैं उन पार्टी को विवश होना पड़ता है। लेकिन सबको पता है कि आपने ये स्टैंड किस कारणों से लिया है, और ये कोई एकमात्र ऐसा कारण नहीं है। आप अपने घोषणा पत्र में घोषणा कर रहे हैं 20 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अरे 20 लाख सरकारी नौकरी कांग्रेस देगी कहां से? टोटल एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ ही नहीं है 20 लाख। तो इस तरह की जब आप वादे करते हैं ना, तो जनता बहुत अच्छे से समझती है कि इनको सत्ता में आना नहीं है। जब सत्ता में आना ही नहीं है तो आप कुछ भी वादे कीजिए। ठीक बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी चले जाइए, कहीं पे भी महिलाओं से बात कर लीजिए, कि आप छात्राओं से बात कर लीजिए जो 11-12 की छात्राएं हैं, क्या उनको स्कूल जाने में डर लगता है क्या? और उनसे पूछिए कि 2017 के पहले क्या स्थिति थी। आप देखिए कि डर लगता था। हाथरस में मैं गया था, वहां पूछा भी नहीं सकते। मैं उन्नाव में भी गया था, वहां भी पूछा था। मैं श्रावस्ती में गया था, से तो डर लगा होगा आशीष जी। बलरामपुर में भी गया था, वहां भी पूछा था। लेकिन हमने गाजियाबाद में विक्रम जोशी की भतीजी मैं ये नहीं घर पे गया था, उनसे भी पूछा था, उन्हें भी डर लगता। हमने मैं ये नहीं कहूंगा कि बिटिया जो अमेरिका में पढ़ती थी उसके घर भी गया था, वहां भी पूछा था, उसे भी डर लगता है। साहब, हमने कितने लोगों का एग्जांपल दो जिन्हें डर लगता है। आप देखिए, पहली बात लास्ट में आपकी उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर हैं स्वाति सिंह, उन्हें भी डर लगता है। हम डिबेट चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे डिबेट हो, कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, समाजवादी पार्टी में कैसा था। आप देखिए, एनसीआरबी के डेटा से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, आपके कहने से नहीं होता। एनसीआरबी का डेटा उठाइए, आपके मुंह के ऊपर है, तो ठीक है, मैं आता हूँ। बिल्कुल आशीष जी, एनसीआरबी का डेटा उठा लीजिए साहब, आपके मुंह से और योगी जी के झूठ बोलने से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। दीपक जी, आशीष जी,
कुंवर सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए आप उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन और का जाने कब सरकार आपकी बनेगी उत्तर प्रदेश में, जाने कौन सा साल होगा आपके लिए, लेकिन राजस्थान में आपकी सरकार है और वहाँ पे एक लड़की के संग अलवर में जो विभत्स कांड हुआ, वहाँ पर सरकार ये कहने से बच रही है कि ये ऐसा हुआ है और आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। आपको लगता नहीं है ये दोहरा मापदंड है आपका? देखिए त्रिशूल साहब, किसी चीज की शुरुआत होनी चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया है। मैं तमाम राजनीतिक दलों से चाहता हूं कि आप भी देश की आधी आबादी के साथ न्याय करिए। आप 40% नहीं तो 20%, जितना आपसे हो सके उतना करना चाहिए, लेकिन किसी राजनीतिक दल में हिम्मत नहीं है कि वो महिलाओं के टिकट को आरक्षित करे। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं आपसे कि ये जो दोहरा चरित्र है अपराध को लेकर, मूल बात यह है कि मूल विषय ये है कि अपराध को लेकर जो राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र है वो हर एक मामले में सामने आ जाता है, और सामने आता है तो बिल्कुल साफ दिखता है कि ये कहीं ना कहीं पारदर्शिता इसमें नहीं है। और वो आपके भी ये जो आपका स्लोगन है पारदर्शिता, इसमें भी नजर नहीं आ रही है। अगर हम उत्तराखंड, जैसा कि दीपक पांडे, आशीष चतुर्वेदी कह रहे थे, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर को देखेंगे तो पारदर्शिता नहीं आ रही है नजर साफ। देखिए त्रिशूल साहब, हमने शुरुआत करी है, दूसरे के ऊपर अंगुली मत उठाएं। भाजपा और सपा के साथियों से आग्रह है कि आप उत्तर प्रदेश में ही कर दो ना। हमने उत्तर प्रदेश से शुरू किया, वो उत्तराखंड, अभी धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। लेकिन हम साथियों को कहना चाहते हैं, अन्य दलों को, आप भी छाती ठोक कर सामने आइए। 140 साल पुरानी पार्टी को कहना पड़ रहा है कि हम धीरे धीरे कर रहे हैं, बहुत हैरत अंगेज बात है ये। राहुल जी, नहीं है, धीरे धीरे देखिए 33% आरक्षण हम लेकर आए और रोका किसने, ये दुनिया ने देखा। ठीक है, ठीक है, हमारा स्टैंड क्लियर है। इस विषय पे बहस होगी तो करें, इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज राजनीति के अपराध पर दोहरे मापदंड को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कुंवर सिंह जी। राहुल जी, बस कहने भर को आदर्श, कहने भर को दूसरा गंदा, लेकिन खुद की तरफ बहुत ज्यादा गंदगी है, उसको साफ करने के लिए कोई काम नहीं। भाषण, उसके बाद भाषण और उसके बाद भाषण। चंद्रशेखर जी, देखिए यही तो एक बड़ी एक विडंबनापूर्ण स्थिति है। आज हम लोग जो ये तमाम सूचनाएं भी पा रहे हैं और वो सूचना देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो वो केवल और केवल न्यायिक हस्तक्षेप के कारण, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो निर्णय आए हैं उस कारण से कम एक तरह से जो मतदाता है उनके पास ये सूचनाएं भी पहुंच रही है। नहीं तो ये सूचना भी नहीं पहुंचनी थी। तो मुख्य चीज तो यह है कि देखिए, राजनीति में सफाई अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए जितने भी नारे ढोल बाजे बजा लीजिए, तमाम पार्टियां कर लें, लेकिन ये स्थितियां नहीं बदलती हुई दिखती हैं। देखिए अभी आप उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए यहाँ पे एक भाई 25,000 के इनामी है धनंजय सिंह जी। आप लगातार देखिए उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं क्रिकेट खेलते हुए। तो अब आप डीजीपी महोदय हमेशा जवाब देते हैं, उनका कोई न कोई हमेशा वायरल ही होता रहता है। उसके पहले पंचायत चुनाव में पत्नी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक छोटा सा उदाहरण दिया हूं, ऐसे उदाहरणों की लिस्ट तमाम पार्टियों से जोड़ेंगे तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, आप दूसरे राज्यों को भी जोड़ लेंगे। पुलिस रिकॉर्ड में फरार है, बिल्कुल देखिए फरार है। आप ऐसे वक्त में बोला कि लिस्ट देखिए कितनी लंबी लिस्ट है। तो आप ऐसे स्थिति में हम लोग जो कर रहे हैं कि भाई राजनीति की स्वच्छता कैसे होगी, तो राजनीति में स्वच्छता के लिए तो फिर एक तरह से आप जब तक कठोर कानून केंद्रीय स्तर पर नहीं लाए, या फिर जो तमाम हमारे राजनीतिक दल है वो अपना आंतरिक शुद्धता ना करें, लेकिन वो शुद्धता एक आदर्श वाली बात है फिर से चंद्रशेखर जी। और देखिए सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि थानों में रात में जाना बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक नहीं है। अगर इतनी गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ रही है, राहुल जी आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश के कहीं किसी स्थानीय जगह पे किसी विधायक के खिलाफ आज भी कोई बीजेपी रहे और कोई समाजवादी पार्टी रहे, कोई सी भी सरकार आए, आज भी एफआईआर कराने कोई आम आदमी नहीं जा सकता है। ये बड़ा कड़वा सच है। वो दर्ज होगा भी नहीं, वो दर्ज होगा भी नहीं। देखिए जो आपने टिप्पणी बताई माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, भाई काफी कठोर टिप्पणी है उत्तर प्रदेश के लिए ही थी। तभी एक तरह से कहा गया कि भाई हमारे थाने भी रात को सुरक्षित नहीं है। देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। अब आप दूसरी तरफ से देखिए दावा, जो राजनीतिक दल दावा करते हैं, हमारे गृह मंत्री जी की टिप्पणी देखिए।
कि वो कह रहे हैं कि रात में 12 बजे भी सोने गाने जेवर पहन के जो है कि बच्चियां जो है कि आराम से स्कूटी चला के सड़क पर चल सकती हैं। तो ये है दावे। और वो देखिए सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वो है हाथ टिप्पणियां। तो ये स्थिति है। आप इसी स्थिति के बीच में जनता को समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं अगर ये राजनीतिक दल ये राजनीतिक स्वच्छता खुद से नहीं करते हैं तो झाड़ू अंतिम से सफाई की जो झाड़ू है, स्वच्छता की झाड़ू, वो जनता को उठानी पड़ेगी फिर वो। अरे सर झाड़ू का तो प्रचार फिर ये मत हम लोग कीजिए चर्चा सर। ही करते रहेंगे। आप झाड़ू का प्रचार हो जाएगा ये फिर। मैंने आम आदमी पार्टी के संदर्भ में नहीं कहा, मैंने हाँ, स्वच्छता राजनीतिक सफाई के संदर्भ में ही कहा है चंद्रशेखर जी। ठीक है। दीपक पांडे जी, देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि थाने रात में सुरक्षित नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए बताइए। और आप तो अच्छी तरह जानते होंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय स्तर पर दबंगई का ये स्तर है कि आम आदमी एफआईआर नहीं करा सकता, दरोगा के पास सीधा नहीं जा सकता, और जाएगा तो क्या उसकी लानत मलानत होगी, आप अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल देखिए क्या फिर है, ये उत्तर लोकतंत्र प्रदेश की लोकतंत्र जो सब इस धरा रह समय जाता है सर थाने के बाहर। बिल्कुल आपको बता दे, जब कि उत्तर प्रदेश में वर्दी पहने हुए लोग जाकर के सीधा चुनाव लड़ जाते हैं ना, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये लोग राजनीतिक सेवा नहीं कर रहे होंगे। आपको बता दे, ब्लॉक प्रमुख जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था तो मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ था। यहाँ पे क्या होता था, जो थानाध्यक्ष को इसलिए बदला जाता था कि वो थानाध्यक्ष इनके कहने पे पीटीसी और जिला पंचायत सदस्यों को अगवा नहीं करता था। तो जो हमारे क्षेत्र की बात थी, हमारे क्षेत्र में थानाध्यक्ष जो थे वो अगवा नहीं कर रहे थे, उनको बदल करके एक ऐसे थानाध्यक्ष को लाया गया जो रातों रात में कम से कम 8 बीडीसी और 4 जिला पंचायत सदस्यों को अगवा करके इनको सौंपने का काम कर रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो आपको बताते, जो ऐसी सेवाएं करते हैं लोग, वो जाकर के राजनीतिक दल में टिकट पाते हैं या उनको राजनीतिक पद मिलता है। तो ऐसे लोगों को जब ऐसी व्यवस्था की जाएगी तो बताइए राजनीति में लोगों को या जो शासन प्रणाली, जो शासन प्रशासन लोग चलाते हैं, वो लोग कहां से अपने कर्मों पे अडिग रह पाएंगे। देखिए इंसान है, हर इंसान महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन क्या होता है कि अब जब आप उसको अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए किसी को एक महत्वाकांक्षा या सपना दिखाएंगे तो वो महत्वाकांक्षी है, वो जरूर उस पर डिग जाएगा। सबका ईमान, मैं नहीं कर सकता हूँ कि सबका ईमान डिग सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिसका आपने एग्जाम्पल देखा होगा। अभी जल्द ही एक वर्दी तुरंत जाकर के वहां पे राजनीतिक चोला ओढ़ लेती है। तो ऐसे लोगों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इनके थाना में आप किसी नेता या किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर जाकर के जो पार्टी या सत्ता में विराजमान है उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं? कैसे हम सोच सकते हैं? अगर वो किसी सत्ताधारी के ऊपर मुकदमा कर देगा तो उसको टिकट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये चीज सबसे पहले इनको रोकनी पड़ेगी। जो लोग आए थे कहकर के हम आकर के सत्ता में कुछ बदलाव करेंगे, वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सत्ता को बदनाम कर रहे हैं। आशीष जी, देखिए जिम्मेदारी तो आपकी भी है। अगर वो माँ अखिलेश यादव की कार रोक रही है और 2 महीने से उसकी बेटी गुम है, तो निश्चित रूप से तो सरकार आप ही की है, तो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। और फिर उसी पार्टी से अपराधी टिकट पा रहे हैं। धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं अपने ही जिले में और उसी जिले में वो फरार हैं। देखिए चंद्रशेखर, जिस घटना का भी आप जिक्र कर रहे हैं उन्नाव की, ये घटना मुझे भी इसी प्रसारण में पता पड़ी है। मुझे पता नहीं है कि उस माँ ने किन लोगों से अभी तक फरियाद की है, कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है, लेकिन निश्चित रूप से गंभीर विषय है। और भारतीय जनता पार्टी, अब तो चुनाव का माहौल है, और मुझे लगा सर, देखिए आशीष जी, मुझे लगा और प्रशासन इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। मुझे लगा जिक्र करना चाहिए, क्या पता ये आवाज कहीं उस माँ की कहीं वहां तक पहुंच जाए, निश्चित रूप से, और उसकी बेटी घर लौट आए। निश्चित रूप से प्रशासन, मुझे लगता है, मुस्तैद होगा और प्रशासन निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा इस मामले को लेकर के। तो हम सबको अपेक्षा करनी चाहिए, पांडे जी को भी बोलना चाहिए, पांडे जी को भी कंप्लेंट करनी चाहिए इस मामले में। तो नहीं, वो तो कर लेंगे, लेकिन सरकार तो कहाँ करना चाहिए? अखिलेश यादव के सर जब सामने सारा मैटर आ ही गया है। करेंगे सर, लेकिन आप बताइए पिछले 2 महीने से अगर ये बात सत्य है तो पिछले 2 महीने से आपके थानाध्यक्ष, आपके एसपी, आपके डीएम
आपकी जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, ये सब कर क्या रही हैं? हम तो कर देंगे, अगर वो हमारे पार्टी का नेता होगा तो हम लोग उसको तुरंत बर्खास्त करेंगे। आज ही हम बात करेंगे इस पे, अगर ये बात सत्य होती है। लेकिन आप बताइए, सत्ता में बैठे हैं आप क्या किया? आप बस पांडे जी से उम्मीद करते हैं? हम गद्दी पे बैठे हैं मुख्यमंत्री के, या हमारे जो अधिकारी, हमारे जो हम यहाँ से आर्गुमेंट देंगे या हम यहाँ से कमांड देंगे तो वो अधिकारी वहां का जाकर के करेगा? हमने तो उन्नाव में नहीं बोला था ना कि ट्रक चढ़ा दो। एक विधायक आपका बलात्कार करता है बेटी का और उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता, हमने तो नहीं बोला था। और हमने तो हाथरस में नहीं बोला था ना बेटी के ऊपर पेट्रोल छिड़क के रात को 2 बजे जला दो, कि इसके लिए भी बोल दो कि पांडे जी आप कुछ इसके लिए करिए। अरे कब तक पांडे जी और पांडे जी की पार्टी के ऊपर आप खेलेंगे भाई साहब? देखिए चंद्रशेखर जी, अगर समाजवादी पार्टी वाले इस तरह से कार्रवाई करेंगे, पूरी प्रदेश की जनता भी चाहिए करें, तो मुझे लगता है इनको कैंडिडेट मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि हमें बनाइए भैया मुख्यमंत्री, जब ऐसी बात होगी आदित्यनाथ को हटाइए, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। आप ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, एक भी कार्रवाई आप पांडे जी के ऊपर आ रहे हैं कि पांडे जी कार्रवाई करेंगे। पर पांडे जी मुख्यमंत्री होते तो अब तक वो लोग जेल के पीछे सलाखों में होते। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके अपराधी गायब हैं। कुंवर सिंह जी, वहां प्रियंका गांधी को तो पहुंचना चाहिए, वहां कांग्रेस को तो खड़ा होना चाहिए। देखिए, हम विपक्ष में हैं और पिछले वर्षों से आपने देखा हमारी नेता प्रियंका गांधी हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे नेता पहुंचेंगे भी। चाहे आप लखीमपुर देख लीजिए, अभी ये आए थे कि हम देंगे सुशासन, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, 2012 से 2017 तक में 2,30,000 अपराध कायम हुए थे, और 2017 से 22 तक में 3,40,000 अपराध कायम हुए। तो अपराध घटने के बजाय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और डबल इंजन की सरकार होते हुए आप देखिए, यूपी के अंदर बेटी रात को जल रही है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ रही है, और कह रहे हैं हम सुशासन दे रहे हैं। लाल कारपोरेट की गिरफ्तारी अजय मिश्रा टेनी के बेटे को किसने की? खुद मंत्री या वहां 302 का अपराधी, आज तक आप उससे इस्तीफा नहीं ले पा रहे। कितनी बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ। आप किसानों की बात नहीं करते हो, आप बेरोजगारी की बात नहीं करते हो। आज 4.9% बेरोजगारी दर बढ़ गई है, और उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगार अगर रोजगार मांगने जाए तो आप लिखते हो कि जो आंदोलन करेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो क्या लोकतंत्र में ये भी जायज है? और आप जो इतिहास मिटाने की कोशिश कर रहे हो, ते 2 काम आप कर रहे हो। एक तो नाम बदल कर राजनीति कर रहे हो, दूसरा धर्म पर। तो आपने राम जी तक को नहीं छोड़ा। अयोध्या के अंदर जिस तरह से भूमि का घोटाला हुआ और दलाली खाई गई, ये देश नहीं भूल सकता कि राम के नाम पर दलाली खाने वाले को कभी छोड़ा नहीं जाए। अभी विषय कुंवर सिंह जी, जिस विषय पे हम बहस कर रहे हैं उसी पर रहे। राहुल जी, देखिए, अपराधियों के मामले में और टिकट देने के मामले में आपको लगता है कि किसी ने आंतरिक रूप से ये सोचा होगा कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, और जनता सब देख रही है और जनता को सब दिखाई दे रहा है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें बिल्कुल साफ गोई से दिखेंगी इसी फॉर्मेट में? राजनीतिक दलों ने इसके बारे में कोई भी चीज नहीं सोचा है, और इस मामले में उन्होंने किसी भी सर्वलिहाज का पालन नहीं किया है चंद्रशेखर जी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा। बीजेपी के तो अभी 70 से ऊपर के लिस्ट जो है कि खुद उनके वेबसाइट पे जो है कि वो डल चुका है। जो आप बोल रहे हैं, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारे पार्टियां धीरे धीरे अपनी सूचनाएं जब डालती चली जा रही है, जैसे जैसे टिकटों का वितरण होता चला जा रहा है, तो जब सारे टिकट, सारे नामांकन दर्ज हो जाएंगे तो फिर हम लोगों को एक मुश्त संख्या पता चलेगा दल वाइज स्थिति के प्रत्येक दल में कितने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग गए हैं उसमें। तो देखिए, ये स्थिति तो कहीं से भी उन्होंने इसको लेके कुछ भी नहीं सोचा है कि इसके कारण से उनकी कोई छवि खराब होगी। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज की देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति में
राजनीति में अपराधीकरण तो इस कदर बढ़ा कि पुलिस का ही अपराधीकरण हो गया। यहाँ पे जो तमाम तर्क दिए जा रहे हैं कि संगठित अपराध तंत्र को समाप्त किया गया। आप जब राजनीति में एक हद तक अपराधीकरण बढ़ता है तो आपका पुलिस तंत्र भी उसी दिशा में होगा। हमें याद है अभी चंद्रशेखर जी की 100 से ज्यादा जो है यहाँ पे इनकाउंटर्स ऐसे हुए हैं जिसमें कि फॉर्मेट आपको जो तमाम जो दर्ज हुए, कागज दर्ज हुए, उसकी भाषा, शैली, सब कुछ बिल्कुल शब्द तो शब्द एक है। ये तमाम हम लोगों ने पिछले कार्यकाल के समय में देखा है। हम लोगों ने अभी यहाँ पे एक घटना घटी थी कि एक नोएडा से जो है एटीएम चोरों का एक गिरोह पकड़ा गया था। फिर वहां पे वो वहां से छूट गया वो गिरोह के लोग, फिर गाजियाबाद आ गए। वो उन्होंने गाजियाबाद पुलिस को ऑफर कर दिया कि भाई हम तो नोएडा में जो है कि छूट गए थे, XYZ गाड़ियां दे दी थी, पुलिस को इतने लाख रुपए दे दिए थे, आप भी उसको फॉलो कर लीजिए। बाद में जब जांच कराई गई सही चीज पाई। अलग अलग घटनाओं में राजनीतिक समर्थन पाके इन पुलिस वालों ने भी अलग सा आतंक फैला दिया पूरे राज्य में। तो ये स्थितियां हैं चंद्रशेखर जी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार गंभीर होता है। हम लोग इस प्रकार की चर्चा करने के लिए गंभीर होते हैं कि अगर हमारे जनप्रतिनिधि ही आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो फिर आप कितना भी दावा वादा कर लीजिए, हमारा शासन रूल ऑफ लॉ से नहीं संचालित होगा। ये वस्तु स्थिति है। देखिए, विधायक की जब मीटिंग हो रही होगी किसी समन्वय समिति की और जिन विधायक के ऊपर 50 मुकदमे होंगे वही उसके मुखिया होंगे, तो क्या अपेक्षा की जा सकती है फिर? बिल्कुल कोई अपेक्षा नहीं होगी। और इस कारण से आप विज्ञापन में दावा कुछ भी कर लीजिए, तमाम कुछ भी स्थितियां कर लीजिए, लेकिन जमीनी स्थिति नहीं बदलती है। सरकारें बदल जाती है, थानों की स्थिति जो भयावहता है वो हम लोगों को बदलते हुए नजर नहीं आती है। हमें कहीं से भी नहीं लगा कि भाई सरकार बदली और थानों में कोई परिवर्तन हो गया, थानों के कार्य संस्कृति में कोई बदलाव आ गया। तभी तो सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रही है कि थाने रात के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ दिन के लिए भी सुरक्षित नहीं है। तो स्थितियां, आप राम राज्य का चाहे ऊपर से जितना भी दावा वादा कर लें, जमीनी स्थिति चंद्रशेखर त्रिशूल जी उत्तर प्रदेश की वही है। मैं तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध, सारे क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया अलग अलग हिस्सों में पूरे समय में। तो जमीनी स्तर पर लोग यही शिकायतें लेके घूमते हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा कि अचानक से एक माँ आती और कहती है कि हमारे 2 महीने से मेरी बच्ची जो है कि लापता है। तो आखिर प्रशासनिक संवेदनशीलता तो नहीं है ना, और होगी भी कहां से? मैं मुख्य, जब हमारे जनप्रतिनिधि को अगर आपराधिक पृष्ठभूमि को होंगे तो वो दूसरों की चिंता क्यों करेंगे? दीपक पांडे जी, देखिए, किसी ब्लॉकबस्टर ऐसी अपराध पृष्ठभूमि की फिल्म को लगा लेंगे आप, बिल्कुल वैसा ही कहीं स्थानीय थाने में जाएंगे तो उसी तरह का आपको दृश्यांकन दिखाई देगा। पीक थूकते हुए दरोगा और बातचीत करने में ऐसा कि मानिए कोई बहुत बड़ा गुनाह वहाँ थाने में आकर हो गया है। उसके बाद अगर आप कहीं विधायक के खिलाफ है तो समझ लीजिए कि बहुत आप कहीं रह ही नहीं पाएंगे। और ऐसे में ये बात की जा रही है कि अपराध कम हुआ है। अगर वास्तविक स्थिति की जांच की जाए तो हाल वैसा का वैसा ही है। हाँ, कोई कार्रवाई कम ज़्यादा हो गई होगी लेकिन हाल बदला नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है तो मोहर लग जाती है कि हाँ भैया ऐसा ही होगा। बिल्कुल त्रिशूल जी, देखिए क्या है कि हाल वैसा का वैसा नहीं है, हाल बद से बदतर हो गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है लेकिन योगी जी नहीं मानेंगे। आप एनसीआरबी का डेटा आएगा, योगी जी नहीं मानेंगे। योगी जी में तो गनीमत है, हरियाणा के खट्टर साहब तो सीएमआई पे मुकदमा करने चले जा रहे थे। तो दिक्कत ये बात की ये लोग मानते भी नहीं है और धमकी भी देते हैं एजेंसियों को, जो सरकारी एजेंसियां हैं, कि हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देंगे अगर ऐसा आंकड़ा लेकर के आ गए। तो आपको बता दे, पहले क्या होता था, नीति आयोग की चीजें आती थी। आपने सुना होगा एक समय नीति आयोग में हुआ करते थे, वो बहुत खुलासे किया करते थे। आज के समय में कहीं स्पेसिफिक आयोग में बैठे मलाई खा रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि नीति आयोग ही कहीं नहीं बचा है जो कि किसी चीज का खुलासा करे। अगर खुलासा कर भी देता है तो चुनाव देखता है कि कोई अगल बगल में चुनाव तो नहीं है। तो ये चीजें हैं जो कि अब सीधे सीधे सामने आ रही हैं कि सरकार कितने अपने जो बोलते हैं फेस मेकिंग के लिए इतनी डिस्परेट है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। किसी आपने देखा होगा जब 2 सीबीआई के डायरेक्टर लड़ रहे थे, वो क्यों लड़ रहे थे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब 3 जज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं क्यों कर रहे थे। उसके बाद ये लोग कहेंगे कि देश में सब कुछ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कैसे ठीक चल रहा है? कौन बताएगा? आप एनसीआरबी का डेटा मानोगे नहीं, आप
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को मानोगे नहीं, हम आप अगर कोई डेटा देंगे तो आप मानोगे नहीं, बस आप जो कह दोगे वही सही मानोगे। आप कहोगे कि हम उत्तर प्रदेश को राम राज्य की तरफ ले जा रहे हैं। अरे कैसे राम राज्य की तरफ ले जा रहे हो? जो राम राज्य को ले जाने वाला मुखिया है वो दर्जनों आपराधिक मामले उसके ऊपर लगे हुए हैं, जो उनका सहयोगी उप मुख्यमंत्री है उनके ऊपर दर्जनों मामले लगे हुए हैं, विधायक सैकड़ों विधायक उनके ऊपर लगे हुए हैं। तो आप कैसे परिकल्पना कर सकते हैं कि राम राज्य की तरफ हम लोग जा रहे हैं? अगर एडवर्टाइजमेंट में राम राज्य बस लिख देना है तो आप लिख दीजिए, जनता आपको जाकर के जब बैलेट पेपर या फिर जब ईवीएम के पास जाएगी तो आप जनता भी लिख देगी कि ये राम राज्य नहीं था। लेकिन ये मानते कहाँ हैं? इनसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे थे, ये मानेंगे नहीं। इनसे पूछा जाएगा बेरोजगार कितने, ये मानेंगे नहीं। इनसे पूछा जाएगा कि पलायन के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई है, ये बताएंगे नहीं, क्योंकि ये लोग आंकड़े छिपाते हैं फेस मेकिंग के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये देश के साथ कितना भी बड़ा घात कर सकते हैं, अपना इनका चेहरा बचा रहना चाहिए। ठीक है आशीष जी, देखिए अब बात ये आ गई है कि 99 पे आप शतक पूरा करने में मात्र एक प्रत्याशी आपका बच रहा है, तो कहीं आप इसमें कोई आमूलचूल सुधार करने वाले हैं या अनवरत जारी रहेगा? देखिए चंद्रशेखर जी, हमको अपराध की प्रवृत्ति भी देखनी पड़ती है कि अपराध जो किया है वो कौन से एक्ट में किया गया है, क्या वो क्रिमिनल है या सिविल मैटर है या राजनीतिक अपराध है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो अधिकतर प्रत्याशी उन पे राजनीतिक आरोप है, आप देखिए। तो जो समाजवादी पार्टी के हैं उनपे तो सब पे गैंगस्टर एक्ट से लेकर के, अपहरण से लेकर के, हत्या से लेकर के, रेप से लेकर के जो खतरनाक जो आपराधिक हैं वो सारे मुकदमे इन पे दर्ज हैं, आप देखिए। तो आप दोनों की तुलना कर नहीं सकते, और हम तो चाहते हैं कि जनता इस विषय पर सोचे, ये एक विषय बने। आप देखिए कि अगर हमारी कमजोरी है तो हम इसको विषय क्यों बनाएंगे, बताइए। आप देखिए, हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जनता के पास जाए कि भाई हम अपराध के मुद्दे पर आप जो है जनता सरकार का चयन कीजिए, आप विकास के मुद्दे पर चयन कीजिए। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो वहां पे लोगों को ये भी देखना चाहिए किसानों को कि कौन सी सरकार है जिसने गन्ने का सही समय पर मूल्य दिया है। इनके सरकारों के समय पे गन्ना मिलें जो बंद हुई थी वो सबको, सारे प्रदेश को पता है। आप देखिए, इनका 10,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने आकर के चुकाया है। अरे किसान बहुत अच्छे समझ रहा है कौन सी सरकार है जो एमएसपी पे खरीद कर रही है, इसमें एमएसपी पे नहीं वो कर लेंगे सर। देखिए और डिबेट में कर लेंगे चर्चा। मैं कुंवर सिंह जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं राहुल लाल जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी, ये जो कह रहे हैं कि कोई ऐसा गंभीर अपराध नहीं है बीजेपी के किसी प्रत्याशी पर, आपको लगता है कि ये बात? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये दावे तो फिर समाजवादी पार्टी भी कहेगी भाई उनके प्रत्याशी के ऊपर में जो है कि फर्जी मुकदमे जो है कि बीजेपी के शासनकाल में हुए। ये देखिए, ये तो फिर आप इस तरह से करके बचाव करने का प्रयास होता है। यहाँ पे देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी एक घटनाक्रम। राहुल जी मैं आपका जवाब लूंगा, राहुल जी मैं आपका जवाब लूंगा। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। लगातार अपराधियों के विषय में चर्चा हो रही है, राजनीतिक दल बराबर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जब भी टिकट देने की बारी आती है तो सब अपराधियों को टिकट देने में आगे निकल जाते हैं। अब ऐसे में कैसे समझा जाए कि कोई राजनीतिक दल बड़े परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ रहा है, या जो कहा है अपराध के खिलाफ जो डंका बजाया है उस पर कायम है। जब सी फॉर्मेट में आपराधिक रिकॉर्ड चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जा रहा है तो सभी दलों की पोल बिल्कुल साफ सामने नजर आ रही है। अब ऐसे में कैसे ये भरोसा किया जाए कि कौन इन सब के बीच बेहद ईमानदार है, क्योंकि ईमानदारी कहीं दिख नहीं रही है। अपराधियों को लगातार टिकट दिया जा रहा है
और जब दलों को उनकी अनुशंसा करनी पड़ रही है तो उसमें लिखा जा रहा है कि वो लोकप्रिय हैं और उनको टिकट दिया जाना बेहद ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर कैसे समझें कि वो राजनीतिक दल ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा है। राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये तमाम चीज़ें, ये जवाब, ये सब सारी चीज़ें, लेकिन खड़े तो हम वहीं के वहीं हैं और परिवर्तन की बातें की जा रही हैं। देखिए, मैं एक उदाहरण सुनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि परिवर्तन होना चंद्रशेखर त्रिशूल जी कितना कठिन चीज है। अतीक अहमद के प्रयागराज में उनके कब्जे से छुड़ाई हुई जमीन के ऊपर एक तरह से उसको गरीबों में बांटने के लिए वहां पे फिर से बिल्डिंग्स बनाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम, लंबा चौड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। तो एक तरह से पूरा संदेश ये दिया जा रहा था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के ऊपर काफी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, अतीक अहमद के ऊपर काफी कठोर कार्रवाई हो रही है। लेकिन उसी कार्यक्रम में, जो इतना हाई प्रोफाइल कार्यक्रम हो रहा था, वहां पे D46 गिरोह, जो एक तरह से वहां का स्थानीय मंजीत कुशवाहा, उसके सक्रिय आपराधिक सदस्य, वो मंच पे आके एक तरह से मुख्यमंत्री को जो है कि वो माला पहनाते हैं। तो एक कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, जिससे ये संदेश देना था कि आपने अतीक अहमद के ऊपर कितनी कठोर कार्रवाई की है, आप उसके स्थान पे एक दूसरा अपराधी को आप फिर से उससे माल्यार्पण करवा रहे हैं। तो आप देखिए, अपराधी का नाम बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, हो सकता है उसकी जाति बदल जाए, उसकी धर्म बदल जाए, लेकिन अपराध से ऐसा रिश्ता है राजनीति का कि वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं, हमारे तो ऐसे हैं। आप लिस्ट खोल के देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे जो ट्रेडिशनल, उनके ऊपर दशकों पुरानी, दशक से करने वाले जो अपराध के मामले वो दर्ज है। आप उसको नहीं कह सकते कि आप रेल रोको, सड़क रोको या उस तरह के मामले में दर्ज थे। तो मैं पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि चूंकि उन्होंने ये लाइन बोली उन्होंने, और ये स्थितियां हर जगह दिखती हैं। तो जो पार्टियों की जो दूरी होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी से, वो नहीं हो रही है वो दूरी। इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि घूमते फिरते हम लोग कहीं से फिर चले आ रहे हैं, लेकिन यथास्थितिवाद से हम लोग अब बाहर नहीं निकल पा रहे। तभी मैंने वो एक तरह से प्रयागराज का वो दृष्टांत आपके सामने में रखा। दीपक पांडे जी, ये तमाम जो वादे और इरादे हैं, ये जंतर मंतर जैसे दिखते हैं कभी कभी, जहाँ से घूम फिर के निकलो वहीं आके खड़े हो जाओ, वहीं आके खड़े हो जाओ। तो कैसे होगा कि बाहर निकलने का रास्ता कौन दिखाएगा इसमें? बिल्कुल, जो लोग सत्ता में हैं, अगर वो लोग चाहें तो जरूर कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। और ये बदलाव धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक इसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मुहिम शुरू की थी, उस मुहिम को वो लगातार बरकरार रखे हुए हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे तो ये इसका आपको बहुत काफी सुधार मिलेगा। लेकिन एक पार्टी कब तक कितना सुधार करेगी? जब दूसरी पार्टी अपराधियों को केंद्रीय गृह मंत्री तक बना देगी, तो बाकी अन्य दल उससे क्या उसमें कर सकते हैं और कितना सुधार कर सकते हैं? एक अपराधी से लड़ने के लिए आप एक आम आदमी को उसके सामने खड़ा कर देंगे। अभी आप त्रिशूल जी कह रहे थे कि एक विधायक के सामने कोई आम आदमी जाकर के मुकदमा नहीं लिखा सकता। तो जब एक अपराधी गृह राज्य मंत्री हो, उसके सामने एक आदमी जाकर के कैसे चुनाव लड़ सकता है? तो ये सब चीजें जो सत्ता में है, सबसे पहले उनको थोड़ा ज्यादा कठोर कदम उठाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो सहयोगी दल है या विपक्ष है, वो लोग अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा और अच्छा परिवर्तन हो जाएगा। वीरपाल सिंह जी, देखिए, अपराधियों को टिकट देने के मामले में सब एक से एक आगे निकल रहे हैं। अब ऐसे में आप भी कटघरे में खड़े हैं और आप सुचिता की बात नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देने टिकट सब दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी से कम, समाजवादी से आरएलडी से कम। और ठीक है, मैं मानता हूँ होंगे, जरूर होंगे, वो तो सब जगह है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। आप देख लीजिए यूपी में, पश्चिमी यूपी में, केरला में देख लीजिए, बागपत में देख लीजिए, आप सब उसमें रामपुर में कहाँ नहीं देखूंगा। आप जेल में बैठे हुए जो लोग जेल में बंद है, उनको टिकट मिलने से और ज्यादा क्या होगा? वो उससे ज्यादा अपराधी कौन होगा? और ये देख लीजिए आप, हर एक जगह गिन लीजिए, आप कितनी गिन लीजिए,
आज मैं योगी समाजवादी का आदित्यनाथ के ऊपर कितने मुकदमे हैं, केशव प्रसाद के ऊपर कितने मुकदमे हैं? वीरपाल जी, क्यों में है, मतलब इनके इतने केस है, जमानत भी नहीं मिलती समय। वीरपाल जी, बड़ी गजब की प्रतिस्पर्धा चल रही है आप लोगों मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे हैं? बड़ी गजब की प्रतिस्पर्धा है ये आप लोगों के बीच में कि हमने कम दिए हैं, ये जो यानी जीरो पर नहीं कोई के ऊपर कितने मुकदमे हैं और कितने संगीन धाराओं में, आपको पता है? ये कोई कहने की बात है? आप वाले देख ले, आप वाले देखे, आप कितने हैं, ये कोई बात नहीं करने की। अब कराने में क्या हुआ आपको मालूम है ना? कराने में क्या हुआ? आदमी पकड़ा जा रहा है, तुरंत जेल में जा रहा है, वो 6 महीने से कहीं छुपा गया था। ये तो इतना तो सोचो यार, आप कहाँ का देख लीजिए, आपके तो सारे के सारे ऐसे हैं। टेनी को जानते हैं? अरे वीरपाल जी, अजय मिश्रा टेनी को जानते हैं? चिन्मयानंद को जानते हैं? कोई कुछ इतने मैं शब्द आपके सामने नहीं बोलना चाहता जो मैं बोल रहे हैं, जबकि आपको मालूम है। चिन्मयानंद के बारे में 2 शब्द बोलिए। गठबंधन है इसमें लोग आज वीरपाल जी, चिन्मयानंद के बारे में 2 शब्द बोलिए। क्या कह रहे? के बारे में 2 शब्द बोलिए। अरे वो सच है, बिल्कुल सच है, इसमें कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ प्लस माइनस जरूर होगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन समाजवादी से कम, 100% कम। चिन्मयानंद के बारे में 2 शब्द आपसे लेकिन ये बोलने के लिए आपने मैं जो कह रहा हूँ, मापदंड और ये भी पूछ बताया रहा है, ये हूँ बड़ा कि उनके ऊपर चिंताजनक कौन मापदंड सा है। मुकदमा था जिसे योगी आदित्यनाथ हटा रहे थे, और नहीं, ये बड़ा चिंताजनक मापदंड है। वाह वीरपाल जी, आपने बड़ा चिंताजनक मापदंड बताया, वो समाजवादी पार्टी से कम है। भैया अपराधियों को टिकट कम दे रहे हैं। जब तक आदमी बेल पे है, वीरपाल जी, वीरपाल जी बोले भैया हम टिकट दे रहे हैं अपराधियों को, लेकिन भैया बाकी दलों से कम दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा मापदंड। आपकी आवाज बहुत कम आने मेरे पास। चलिए, आवाज धीरे धीरे आने लगेगी आपको। कुंवर सिंह जी, ये कैसा मापदंड है? आपने भी दिए टिकट अपराधियों को, बोले भाई बाकी लोगों से तो कम ही दिए हैं, हमने तो हमारे टिकट ही इतने थे, 2-4 कोई दिए हमने तो। क्या समझे ये कितनी बेहयाई है, ये राजनीति की कितनी बेहयाई है, बताइए आप जरा। रसूल जी, किसने कितना दिया, अधिक दिया, कम दिया, ये एक अलग बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर राजनीतिक दल को अपराधियों से बचना चाहिए, और मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ, कोशिश सब करें, सभी दल, कि धीरे धीरे राजनीतिक दलों को अपराधी मुक्त होना चाहिए। यदि आप स्वस्थ लोकतंत्र देना चाहते तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमने भी टिकट दिए, हम ये नहीं मना कर सकते कि हमने टिकट नहीं दिए, लेकिन हमको इससे बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अपराधियों को टिकट ना दिया जाए। आप तो इन सबके दादा परदादा हैं। कहना कि सपा ने दिया, भाजपा ने नहीं दिया, तो संगीत साल हो गए आपको, अकेले दे दिया। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाने चले थे, बख्तर प्रदेश बना दिया। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि जो हालात उत्तर प्रदेश में है उससे बदतर स्थिति नहीं हो सकती कानून व्यवस्था में। आपको वोट कानून व्यवस्था पे मांगना चाहिए, और आप जयंत चौधरी को अपने पार्टी पे लाने की बात कर रहे। यदि आप डबल इंजन की सरकार थी, कानून व्यवस्था आपने इतनी अच्छी बनाई थी, आपने रोजगार दिया, आपने महंगाई पर कंट्रोल किया, आपने किसानों को गन्ना का भुगतान दिया, और आपने यदि बेटी सुरक्षा का काम किया, तो आपको किसी के चलिए मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। राहुल जी, बड़ा गजब का मापदंड है, बड़ा गजब का मापदंड है। ये इतनी निर्लज्जता राजनीति में है कि इतनी निर्लज्जता और किसी पेशे में नहीं होगी जितनी राजनीति में। मैं वही तो कह रहा हूँ चंद्रशेखर त्रिशूल जी, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या करे बताइए। यहाँ पे तो अब सीधे सीधे पार्टी कह रही है कि भाई हम तो समाजवादी पार्टी से कम दे रहे हैं, बस इतना निश्चिंत रहिए आप। अब ये तो कोई मानक नहीं हुआ, आपको तो ये चीज करना चाहिए कि हम 0 देंगे। आखिर कौन करेगा इसकी शुरुआत? तो इसकी शुरुआत करता हुआ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। मैंने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से बीजेपी का मैं एक तरह से लिस्ट बना रहा था, बनाते हुए 70 नामों पर मैं रुक गया। ये देखिए पूरे के पूरे लिस्ट था, तैयार कर रहा था, तो वो 70 नामों पर जाके अभी वो आगे भी था वो, तो मैंने पूरे लिस्ट भी नहीं तैयार किया हुआ था। तो इन्हें कोई पार्टी ये चीज कह रही है कि नहीं हमारे यहाँ पे तो केवल जो है कि वो केवल एक तरह से मामले पॉलिटिकल आरोप वाले मामले जो है कि अपराधी है, दूसरे दलों में जो है कि वास्तविक अपराधी है। तो ये मूलतः फिर वही है कि टालम टोल वाली बात है। तो हमारे अपराधी अच्छे हैं, आपके अपराधी बुरे हैं, हमारे दाग अच्छे हैं,
आपके दाग बुरे हैं, तो ये जनता समझ रही है। ऐसे स्थिति में जब हम लोग 21वीं शताब्दी में है, सूचना के सारे इंफॉर्मेशन सब मिल रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सौजन्य से, और ऐसे स्थिति में इस प्रकार के निर्लज दावे, इसको जनता, हमें नहीं लग रहा है कि जनता पसंद करेगी, और अंततः जनता को अब सामने आना पड़ेगा, कोई उपाय दिखता नहीं है यहाँ से। चंद्रशेखर जी देखिए दीपक पांडे जी, ये आप दोनों में वो चल रही है, रेस चल रही है कि कौन कम टिकट दे रहा है, कौन ज्यादा दे रहा है अपराधियों को, और ये आप ही दोनों की जंग है। बिल्कुल नहीं, आपको त्रिशूल जी बता दे, बड़े मैं आपको संजीदगी के साथ बता रहा हूं कि हम लोग बिल्कुल अपराधियों को टिकट नहीं दे रहे हैं, और जिसके ऊपर बात आ रही है कि अपराधी है, वो इस वर्तमान सरकार में उनके ऊपर मुकदमे लगे थे, और हम लोग अगर ऐसी बात आई तो उसका टिकट काट करके किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिए हैं जिसकी छवि साफ और सुथरी है। आप देख सकते हैं, इन्होंने आरोप लगाया कि इनके ऊपर मुकदमे, और आप आजम खान भी जेल में है। अगर हम धनंजय सिंह की बात कर सकते हो तो आजम खान की भी बात कर सकते हैं, वो भी जेल में है। बिल्कुल, आप आजम खान की बात कर सकते हैं। आप आजम खान के मुकदमे उठाकर देखिए कब के लगे हुए हैं, और आप चाहे कैराना के प्रत्याशी की बात कर लीजिए, कब के लगे हुए मुकदमे हैं, और उनके पुत्र पर फर्जी डिग्री का मामला है। हम योगी आदित्यनाथ की तरह कोई दशकों के मुकदमे लेकर नहीं आए हैं। हम 2002 के मुकदमे में 2002 में चंदा, फर्जी चंदा दुर्गा माँ के नाम पे वसूलने वाले केशव मौर्य की तरह नहीं आए हैं। तो ये सब चीजें है ना, जो इनको, ये कोई राजनीति मुकदमे नहीं है। आप माँ दुर्गा के ऊपर, कभी राम जी की जमीन घोटाला करके चंदे कर रहे हैं, और इनके ऊपर, आपके ऊपर जब मुकदमे होंगे तो आप कहेंगे राजनीतिक मुकदमे हैं। आपने तो गजब की भाई 2 मिनट में करोड़ों का हेर फेर कर दिया राम जी के यहाँ, जो राम के नहीं हुए। उसके बाद कोई इनका एक जो उप मुख्यमंत्री बने बैठे, वो माँ दुर्गा के ऊपर, माँ दुर्गा के नाम पे जाकर के कभी वसूल रहे हैं फर्जी, तो उस पे मुकदमे हो, या राम जी के जब फर्जी जमीनों का दस्तावेज इधर उधर करने में, खरीद फरोख्त करने में मुकदमे होंगे, तो आप कहोगे राजनीतिक मुकदमे हैं। जब आप फिर हाई कोर्ट जब इस पे आ जाकर के सख्त आदेश देता है कि नहीं, ऐसे मुकदमे वापस नहीं ले सकते हैं, तो आप कहते हैं कि हम तो भैया दे रहे हैं लेकिन उनसे कम दे रहे हैं। आप बताइए, हमारे पार्टी में, हमने तो बता दिया आपके पार्टी में 99 है, 100 पूरा होने जा रहा है। आपके जो कैप्टन और आपके वाइस कैप्टन है, दोनों लोगों के ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं। वीरपाल जी, बताइए हमारे पार्टी के कैप्टन के ऊपर कितने मुकदमे हैं? देखिए कैसा मापदंड है, आप कह रहे हैं कि उनसे कम दिए हमने। आपके जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर भी मुकदमे हैं। हम तो मैं तो कहा कोई होगा थोड़ा बहुत जिसको कोई केस प्रूफ ना, अदरवाइज हमारी पार्टी में नहीं हो सकता था। नहीं बताइए ना, हम तो बोलते हैं कि आपके कैप्टन के ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, आपके वाइस कैप्टन के ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं। किसको आप कहना चाहते हैं? हमारे कैप्टन के ऊपर एक भी मुकदमे हैं, बताइए। सारे को गिन लो आप। इनकी पार्टी के तो देखो, एक भी मुकदमे नहीं है। आप सुन लीजिए दीपक जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए के सामने जाओगे तो वो दिखा देगा कि आपके कैप्टन, वाइस कैप्टन, दीपक पांडे जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अब मेरी बात सुनिए पहले। देखो, समाजवादी पार्टी पे लगा है झंडा। ये मैं चौधरी अजीत सिंह की कहावत बता रहा हूँ, आप ध्यान तो सुनना। समाजवादी पार्टी पे यदि लगा है झंडा तो इसका मतलब उसमें बैठा है गुंडा। ये हालत है इनकी। अब सारे फील्ड में देख लीजिए, सारे यूपी में देख लीजिए, आप तो खुद देख रहे हैं, सबको मालूम है। और ये प्रूफ में देख लीजिए, आप बागपत मैं बता चुका, बागपत में देख लिए, कैराना में देख लिए, कहाँ देखोगे आप? पूरी यूपी में है। तो आप भी दे रहे हैं अपराधियों को। अरे बात नहीं, याद है, पता है? सुदीक्षा भाटी एक बिटिया थी, उसके साथ क्या हुआ था? विक्रम जोशी पत्रकार थे, राहुल जी बीजेपी के लोग कैसी बात करते हैं कि टिकट ही नहीं दे रहे? बताइए, टिकट नहीं दे रहे हैं अपराधियों को। योगी आदित्यनाथ के ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हाथरस में क्या हुआ था? एक दीपक पांडे जी नारायण, हाँ राहुल जी, हाथरस में क्या हुआ था बेटी के साथ? साधु आदमी है, साधु वो अपना विकास, साधु आदमी संसद में रो रहा था, संसद में फूट कर रो रहा था आपका साधु की मेरे ऊपर मुकदमे लगे। वो पब्लिक का चाचा बेटे का भतीजे का विकास नहीं करता, वो पब्लिक का विकास करता है। सर विकास की बात नहीं चल रही है, यहाँ अपराध की बात चल रही है वीरपाल जी। यहाँ अपराधियों को टिकट देने की बात चल रही है। आप अपराधियों को टिकट दे रहे हैं और आप मना कर रहे हैं। और आप तो पब्लिक की सेवा में हर समय रहते हैं। देखो, ये
शुरू कर दो। कितनी बार कितनी बार राहुल जी, आपकी सरकार में राहुल जी ये कैसे हठधर्मिता है? देखिए आप टिकट दे रहे हैं, मना कर रहे हैं कि पब्लिक टिकट के नहीं घर दे रहे बनते हैं। हैं, गरीबों के लिए घर बनते हैं, गरीबी को लिए। लोगों का नाम तो मैंने नोट कर लिया, अभी और नाम नोट ये करना भाजपा की सरकार में जाति देखकर मुकदमे आ कायम रहा हूँ मैं, होते हैं कुंवर और सिंह जी जाति आ रहा हूँ आपके देखकर पास, आ रहा हूँ कुंवर सिंह जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, कुंवर सिंह जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। कैसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हमें पता नहीं। मैं कहूँ तो एक एक करके नाम पढ़ना शुरू कर दूं। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से मैंने नाम पढ़े, नाम राहुल नोट जी किया जरा वीरपाल जी। नाम बता दीजिए, 4-5 नाम आप बता दीजिए हो तो आपके पास। अरे मैं तो एक देखिए जो वेबसाइट पे नाम मिले, भगत सिंह रावत, देवबंद, सुरेश कुमार थाना भवन, मुकेश चौधरी नकुल, बाबूलाल फतेहपुर सिकरी, अमित अग्रवाल मेरठ, दिनेश कुमार हस्तिनापुर, केशव प्रसाद मौर्य राठौर, जो इनके केशव प्रसाद मौर्य है, योगेंद्र उपाध्याय, प्रदीप चौधरी, कुंवर भारतेंदु सिंह, सोमेंद्र सिंह तोमर, अमित अग्रवाल, जयपाल सिंह, डॉक्टर बस यशवंत अब सिंह, सुन अनिल लिया होगा, पराशर, मैं पूछ डॉक्टर लेता हूँ। धनपाल सिंह। राहुल जी सुन लिया होगा, पूछ लेता हूँ मैं। वीरपाल जी आप कैसे कह रहे हैं कि आप अपराधियों को टिकट नहीं दे रहे हैं? नहीं क्या, देखो अपराधी किसको कहोगे? जिसके ऊपर कोर्ट ने फैसला सुना दिया वही तो कहेंगे, उसको तो कहेंगे आप। ये ऐसे तो सारे ही है एसपी में, ऐसे तो सारे ही हैं। अपराधी है, कुलदीप सिंह सेंगर अपराधी है नहीं है? आपके ऊपर इस तरह के मामले दर्ज है। ये आदमी पति को मिला है, आप अपने बीजेपी अपराधी कहेंगे तभी तो वो जेल में जाएगा। वेबसाइट पे भी आपको नाम मिल जाएगा। एक सवाल है, एक सवाल है। हाँ। इंडिया के वेबसाइट पे भी नाम मिल जाएगा आपको। बिल्कुल, मैं, हाँ दीपक जी बताइए। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है जो अजय मिश्रा टेनी, उनके ऊपर 302 का है और जिसका जो निर्णय, अरे वो थोड़ी सर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं दीपक पांडे जी, आप थोड़ी दीपक पांडे जी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जो मुकदमा का जो परिणाम है वो क्यों रुका गया है पिछले 2 साल से? नहीं, विधायक का चुनाव तो लड़ रहे हैं प्रत्याशी, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, केंद्र के बारे में और कर लेंगे बात कर रहे हैं। इनके संगीत सोम की बात कर ले साहब। हाँ, ये जानते होंगे पश्चिमी के ये भी हैं। ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि संगीत सोम, ये पूछ सकते हैं आप वीरपाल जी। बिल्कुल, संगीत सोम को बताइए साहब कितने मुकदमे हैं, क्या क्या धाराएं लगी आपको पता है? संगीत जेल में थोड़ेगा, जेल में कहा संगीत सोम उसको सजा मिली हुई है। मतलब साहब जेल में नहीं, जेल में तो चिन्मयानंद मिली है। भाषा को पुष्परिभाषा को आप बदलने में लगे हुए हैं। राहुल लाल जी ये वही लोग हैं, समस्या इस बात की है कि ये लोग क्या करते हैं, स्वयं अपने आप को वीर बन जाते हैं, ठीक है, और जो आंदोलन करके आजादी दिलाता है उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये लोगों को यही परिभाषा नहीं है कि जो जेल में जाने से, इन लोगों को यही नहीं पता कि जेल में जाने से क्या होता है, अपराधी कब पृष्ठभूमि बनती है, क्या है। अपने आप से बस एक लॉजिक रट लिए, समाजवादी से कम है। अरे भाई साहब आप आंकड़े दो ना, समाजवादी से कम की बात क्या है? आप 10 नाम गिना दो, 10 नाम तो छोड़िए 5 नाम गिना दो, 5 नाम भी आपको नहीं पता होगा। एक नाम रटे हुए हैं जो भी टिकट बदल किया गया है, वो भी क्यों बदला गया है? आप जैसे लोगों के खे ऐसे करने से। जबकि आपको पता होगा उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, एक अच्छा सुशासन ब्रह्म परिवार है, राजनीतिक परिवार, उनकी लिगेसी राजनीति बहुत अच्छी है। लेकिन ये एक नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन बस एक चीज कहेंगे, समाजवादी पार्टी से कम है। जबकि इनको बता दिया कि आपके कैप्टन, वाइस कैप्टन, आपके दीपक पांडे जी मैं पूछ ले। वीरपाल जी देखिए, बड़ी गंभीरता से मुझे जवाब की आपसे उम्मीद थी, लेकिन आपने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी से तो हमने कम दिए हैं। ये मैं कैसे समझूं, ये क्या जवाब है? नहीं कम नहीं दिया, हमने दिया ही नहीं, एक आध कोई होगा। अरे कहाँ सर, कैसी बात कर रहे हैं? किस दुनिया में हैं आप? कहाँ हैं आप? आप बोल रहे हैं, आप तो सारे झूठे हैं। बड़का झूठ पार्टी है बीजेपी। तुम झूठ बोलते हर समय, झूठी बोलते तो इसलिए झूठी बोल ही रहे हो। तुम तो झूठ बोलने का वो है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कोई भी। हमें अब बिल्कुल अपराधी को तो नजदीक भी नहीं लगने देती हमारी पार्टी, ऐसे हो नहीं सकता। अच्छा, राहुल जी आपके पार्टी में, हाँ राहुल जी क्या करें बताएं? देखिए कुछ नहीं करे तो चूहा खा के बिल्ली हज को चली। आप बिल्कुल अगर कोई सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, मैं तो इनको कहूंगा वीरपाल जी को कि आप जाइए अपने खुद ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के वेबसाइट पे भी चले जाइए, मत जाइए इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। और इसी ऊपर
ऊपर हेडिंग लगी हुई आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों की सूची। तो वो आपने भी खुद आपको भी लगाना पड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश के बाद। और आप मैं बताता हूँ। पूछ ले, सुन लीजिए राहुल जी विधायकों की बात कर रहे हैं। अगर सांसदों की बातचीत करें, भाई ब्रजभूषण शरण राय को कौन नहीं जान रहा? आपके सांसद नहीं है। आप देख लीजिए भाई, बनारस में आप पूर्वांचल में कितना बड़ा नाम है अपराध की पृष्ठभूमि में, आपके सांसद भी है। तो वो तो चूंकि अभी वो हम लोग का विषयांतर हो जाएगा वीरपाल जी। अभी हम लोग जो टिकट अभी विधायकों को दिया गया है उसकी बात कर रहे हैं इस समय। जो अभी नए टिकट अभी जारी किए गए हैं उस सूची की बात हो रही है अभी। नहीं, कुछ पूछना चाह रहे वीरपाल जी, पूछ लीजिए वीरपाल जी। नहीं, आप ये बताइए मुझे, एक बात बताइए, आप समाजवादी में कितने बताइए आप? अरे सर, समाजवादी को छोड़िए, आप बताइए एक भी। समाजवादी में तो सारे लोग ऐसे हैं। समाजवादी में एक बताइए लोगों को नहीं है। मैं दावे के साथ कर सकता हूं। क्या कह रहे हैं दीपक पांडे जी, क्या कह रहे हैं आप? एक भी नहीं है। बताओ, फर्जी दावे कर रहे हैं, 5 नाम गिनाइए। अरे दीपक पांडे जी देखिए, दीपक पांडे जी, दामन सबका दागदार है, दामन सबका दागदार है, सबका दामन दागदार है। इनकी बातों का जवाब इनके लहजे में देना पड़ेगा। आप बताइए, जब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से कम है, तो आप समाजवादी पार्टी के 5 नाम बता दीजिए। आप देख लीजिए, किसी से पूछिए, सारी जनता कह रही है इस शासन में ये एक रूल आपको किलर शासन मिला है। अदरवाइज आपकी वो बेटी रात को भी, दिन में तो, रात की तो बहुत दूर की बात है, दिन में भी नहीं निकल सकती थी। दिन में भी खतरा था उनको। और अब आप बताइए, आप 10 बजे भी आ गए, 9 बजे भी आ गए, 4 बजे भी आ गए। पहले में अपराध में अंतर है नहीं है। राहुल जी बताइए, राहुल जी, ये लोकतंत्र का कैसा चेहरा है? ये कह रहे हैं कि बहन बेटी दिन में रात में नहीं निकल सकती और आधी आबादी के अधिकार की हम बात कर रहे हैं, बताइए। देखिए, यही है, ये हम लोग लोकतंत्र का काफी विभत्स रूप देख रहे हैं। इसे कहने में कहीं कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के प्रति क्या सम्मान की स्थिति है वो भी दिख रही है। और देखिए, आप लगातार जब भी दावा करते हैं, हम लोग तमाम लोग दावे कर दे रहे हैं, सत्ता के पक्ष के लोग, कि भाई उत्तर प्रदेश में बिल्कुल राम राज्य की स्थिति है, मध्य रात्रि में भी कोई कहीं जा सकता है। लेकिन मैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी से पूरा सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश के थाने भी रात में सुरक्षित नहीं है। जब थाने रात में सुरक्षित नहीं है तो बाकी स्थान कहाँ से सुरक्षित होंगे? और दिन की भी स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। तो स्थितियां अलग अलग क्षेत्रों में आप जाइए, लोग दुखों का अंबार लिए हुए घूम रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक परसेप्शन बिल्डिंग आप कुछ भी बनाइए, विज्ञापन आप कुछ भी कीजिए, जमीनी यथार्थ स्थिति उससे अलग होने का कारण यही है। मैं अभी भी आपके कार्यक्रम में काफी चिंतित हूँ चंद्रशेखर त्रिशूल जी। हमें उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश की जो नई विधानसभा बनेगी, चिंता क्या करेगी? चिंता क्या करेगी? कोई एक भी ये कहने को तैयार नहीं है कि आज से हम सुधर जाएंगे। सब ये कह रहे हैं कि उनके ज्यादा है, इनके ज्यादा है। ये जवाब आया निष्कर्ष निकल के। नहीं, कोई मामला तो होना चाहिए। किसकी आधार से कह रहे हैं आप, किस आधार से ले रहे हैं हम? ये तो मामला आपको तो मालूम है, सब जानते हैं। आप देख लीजिए, आप डेटा खोल लीजिए, वेबसाइट पे भी है, सबको मालूम है। आप देख लेना सर। आपके पहले के और ये दीपक पांडे, सुनिए दीपक पांडे, सारी लड़कियां कह रही, औरतें कह रही, सुनिए, बिल्कुल सुरक्षित जा सकते हैं। अरे सर सुन लीजिए, आप रोड देख लीजिए, अरे सर सुन लीजिए, क्या काम नहीं हो रहा है शासन में, बताइए। अरे सर सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली से शामली का जाने के लिए 130 किलोमीटर है और टाइम लगता था 8 घंटे और अब लगते हैं 1.5 घंटा। अरे सर, अपराध की बात चल रही है सर, एक्सप्रेसवे की बात थोड़ी चल रही है। आप कहाँ चले जाते हैं? परिवार पे चले आएंगे, हाँ, परिवार में बात करेंगे, आएंगे। और सुनिए दीपक पांडे, अरे दीपक पांडे समाजवादी पार्टी की खोल के देख लें वेबसाइट, और वीरपाल सिंह बीजेपी की खोल के देख लें, और कुंवर सिंह कांग्रेस की खोल के देख लें, सबको पता चल जाएगा किसने कितने अपराधियों को टिकट दिया है। बिल्कुल देख करके ही बातें कर रहे हैं कि हम लोग 99 बिल्कुल। समय समाप्त हो रहा है। कुंवर सिंह जी, वीरपाल सिंह जी, दीपक पांडे जी, राहुल जी, आप चारों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, और अपराधियों को टिकट देने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब ऐसे में अपराध से कैसे मुक्त होगा लोकतंत्र, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।